वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी ज्योग्राफी हमने स्टार्ट करा दिया है, 8th क्लास की ज्योग्राफी हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक सेकंड होने वाला है और जो इसमें हम भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं और वन्य जीवन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पिछली जो क्लास थी आप लोगों ने संसाधन वो आपने आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका जो है निदान करने की कोशिश करेंगे। तो अब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने में मजा आए। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पे @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से और जीके विद गौरव के मिश्रा जो है आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बेसिकली दो जगहों के बारे में भी बात करने वाले हैं और इन दो जगहों में जो है ना, दो जगहों में हम लोग जो है एक तंजानिया, ठीक है, जो रेगिस्तानी इलाका, और एक न्यूजीलैंड, ठीक है, जो ठंडा प्रदेश है, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन जगहों के वातावरण जो है अलग अलग है, यहाँ की जलवायु अलग अलग है। ठीक है, वहीं अगर हम तंजानिया की बात करते हैं तो तंजानिया जो है गर्म इलाका है ना, थोड़ा रेतीला भी है और पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है ना। वहाँ की जो औरतें हैं या वहाँ के जो आदमी है वो मुख्यतः उनका क्या पेशा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो है पशु पालते हैं, है ना। वो छोटी छोटी झोपड़ियां बना के रहते हैं, है ना। वो दूर दूर तक भ्रमण करते हैं पानी के लिए, अपने पशुओं को चराते हैं। इस तरीके के उनके काम होते हैं। वो मुख्यतः जो उनके जो पेशे होते हैं वो मुख्यतः जो है ना वो जानवरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और थोड़ी बहुत खेती जो है वो लोग कर लेते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है ठंडा प्रदेश है। ठीक है, और ठंडा प्रदेश होने के कारण वहाँ पे जो बकरियां हैं या जो भेड़ है, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ ऊन की जो पर्याप्त मात्रा वहाँ पे मिलती है ना। तो ये जो जगहें हैं इनकी जलवायु अलग अलग है। ठीक है, तंजानिया और न्यूजीलैंड की ये जो विभिन्नता है वो भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। ठीक है, लगभग यहाँ पे सारी चीजें ही यहाँ पे अलग हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो यहाँ का जो रहन सहन है, जो यहाँ का खान पान है, जो यहाँ की जो जलवायु के कारण सब कुछ जो है बदल गया है। क्योंकि यहाँ पे जो मृदा है, यहाँ का जो जल है, जो प्राकृतिक जो वनस्पति, हर चीज में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज है कि क्या आप जानते हैं कि विश्व की जो 90% जो जनसंख्या है भूमि के 30% भाग पर ही रहती है। ठीक है, शेष जो 70% जो भूमि है या तो विरल जो है विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे जो रहने की जो जगह है वो काफी सीमित है और जो लोग हैं वो काफी बड़ी मात्रा में है ना। लगभग पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 7 अरब से अधिक लोग जो है हो चुके हैं। यानी ये जो गणना है ना, ये आप लगा लो कम से कम 3-4 साल पहले की है, 3 साल पहले की, 4 साल पहले की गणना है जो जो 7 अरब को क्रॉस किया है। ठीक है, और 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हमारे भारत में है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं भूमि के बारे में, क्योंकि हम बेसिकली जो है हम लोग भूमि, मृदा और जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में ही आज बात करने वाले हैं। तो आज पहले हम भूमि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग भूमि के बारे में बात करेंगे कि भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। हम देखते हैं कि कहीं पहाड़ी इलाके हैं, कहीं जंगल है, कहीं हम देखते हैं कहीं पठार है, कहीं बहुत ज्यादा जो है पानी है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भूभाग है, जो भूमि है वो हर जगह एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग रूपों में पाई जाती है ना। कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं उबड़ खाबड़ शिलाकृति है, पर्वतों के जो है तीव्र ढाल दिखते हैं हमें, कहीं जलप्रपात दिखते हैं। ठीक है, संभावित जो है निम्न क्षेत्र है, मरुस्थल है, जैसे मैंने बताया सघन वन मिल जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है सामान्यतः विरल और कुछ निर्जन जगह भी हैं। ठीक है, जो
मैदानी जो भाग है वो मैदानी भाग उर्वर है, यानी उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है ना। कहीं पे जहाँ पे जैसे मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भूमि जो है कृषि योग्य है, तो इसकी वजह से यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, लोगों की बसावट ज्यादा है। पहाड़ों में कम लोग रहते हैं, है ना। और पहाड़ों में लेकिन हम देखते हैं कि चीजें जो है काफी मैदानों की अपेक्षा काफी अलग है, वहाँ का जो जीवन है काफी कठिन है। ठीक है, पानी दूर दूर से लाना पड़ता है, पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ता है, जंगली जानवरों का डर, तो देखते ना हर तरीके की जो चीजें हमें देखने को मिलती है हमारे देश में। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ये स्थान है, जो जो मैदानों वाले जो मैंने बताया, जो मैदानी वाले जो मैदानी स्थान है वो काफी जो है विश्व के सघन बसे क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, जो मैदानी जो क्षेत्र है वो विश्व में काफी जो है सघन माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बसावट ज्यादा होती है, यहाँ पे जो है रोजी रोजगार ज्यादा है, यहाँ पे कृषि ज्यादा जो है पैदा की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूमि उपयोग के बारे में, यानी जो अपने भूमि बात की है, भूमि के उपयोग। भूमि के उपयोग के बारे में बात करते हैं, तो जैसा आपको पता है कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए किया जाता है, वानिकी के लिए किया जाता है, खनन के लिए किया जाता है, सड़कों के लिए किया जाता है, उद्योगों के लिए किया जाता है। और जो है उद्योगों की जो स्थापना है साधारणतः इसे जो हम कहते हैं ना, तो इसका जो भूमि का ना उपयोग इसको कहा जाता है, यानी भूमि का उपयोग हर चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, रहने के लिए लोगों का मकान बना दिया, ठीक है, इसके लिए हम मतलब कह सकते हैं कि कहीं फैक्ट्री बना दी, कहीं कुछ बना दिया, है ना। तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे भौतिक कारक कौन कौन से हैं, जैसे स्थलाकृति हो गई, है ना, कि मृदा हो गई, जलवायु हो गई, खनिज हो गई, और जल की उपलब्धता हो गई। यानी ये जो चीजें जहाँ पे होती है ना, और देखते हैं ना जहाँ पे समृद्ध जलवायु होगी, यहाँ पे जहाँ पे खनिज की जो मिलने की संभावना ज्यादा होती है, जल की जहाँ उपलब्धता होती है, वहाँ पे लोगों की बसावट ज्यादा होती है ना। तो मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी जो है भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण जो है निर्धारक हैं। ठीक है, यानी जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी जो है उपयोग निरूपक के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, भूमि निरूपक के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ठीक है, तो इन भूमियों को हम लोग स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं। जो भूमि है उसको हम स्वामित्व के, एक निजी स्वामित्व हो गया और जो है सामुदायिक स्वामित्व हो गया। तो सामुदायिक जो स्वामित्व होता है उसमें साझा संपत्ति जो है संसाधन मानते हैं हम लोग। जैसे कि निजी है तो किसी एक पर्सनल इंसान का होगा, और जो सामुदायिक होगा सार्वजनिक रूप से सभी का होता है ना, साझा संपत्ति है। तो जनसंख्या और इसकी जो मांग सदैव जो है बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है वो सीमित है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 30% भूमि पर कितने लोग रहते हैं, है ना, और वहीं जो 70% जो भूमि है वो विरल है। ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, वहां पे वो निर्जन है, यहाँ पे वहां कोई निवास नहीं करता। तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी भूमि का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण जो है वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। यानी जितने ज्यादा लोग बसते गए उतने ज्यादा जो है जंगलों का कटना शुरू हो गया। लोगों ने जंगलों को काट के वहां मकान बनाने शुरू कर दिए, या जंगलों को काट के वहां घर बनाने शुरू कर दिए, वहां बसावट शुरू हो गई, है ना। तो जो इसीलिए विनाश की जो वर्तमान दर को जो ये विनाश की जो वर्तमान दर है ना, इसको अवश्य रोकना चाहिए। इसकी वजह से जो काफी बाढ़, भूकंप और इस तरीके की जो चीजें हैं वो उत्पन्न होती हैं। भूस्खलन होता है, देखते ना, अब अधिक वर्षा होती है तो जमीन जो है, पहाड़ जो कट के गिरना शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो मिट्टी को रोकते हैं, उनकी जड़ें जो होते हैं मिट्टी को बांध के रखती है, तो आसानी से वो गिरते नहीं है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, ये सब जो विनाश का जो कारण है उन्होंने शुरू कर दिया, और इस तरीके से जो चीजें हैं वो बढ़ने लगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, उसका संरक्षण कैसे करना चाहिए? तो उसके लिए हमें वन रोपण करना चाहिए, है ना। भूमि को अच्छे से स्वस्थ भूमि को, मतलब कह सकते हो भूमि को स्वस्थ रखना चाहिए,
है ना, उसका उद्धार करना चाहिए। रासायनिक और कीटनाशक आदि जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। ठीक है, जो उर्वरक हैं उर्वरकों के नियमित उपयोग करने चाहिए तथा अतिचारण पर रोक होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम जो भूमि को सुरक्षित कर सकते हैं। अच्छा, भूमि संरक्षण के लिए जो ये जो तरीके हैं ना, ये सामान्य हम कह सकते हैं कि उपयुक्त एवं सामान्य जो तरीके हैं, ठीक है, ये जो है ये मिनिमम चीजें हैं जो कम से कम इतना जो है लोगों को इतना जो है करना चाहिए कि इनसे हम काफी हद तक जो है उस भूमि की संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मृदा यानी सॉइल के बारे में हम लोग देखते हैं। मृदा, मृदा को समझने की कोशिश करते हैं। मृदा क्या होती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है वो मृदा कहलाती है। ठीक है, ये जो भूमि के जो है निकटता से जुड़ी रहती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यानी मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त जो खनिज होते हैं उनसे होता है, इसके साथ साथ जो जैव पदार्थ होते हैं उनसे होता है, और भूमि जो हम कह सकते हैं कि जो भूमि पर पाए जाने जो भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं उनसे होता है ना। तो इसके साथ साथ यह जो अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। यानी अपक्षय का क्या मतलब होता है? अपक्षय का मतलब होता है कि तापमान परिवर्तन, तुषार जो है क्रिया होती है, और पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा जो अनवरतित शैलों का टूटना, यानी जो शैल होते हैं वो टूटते हैं, इसके कारण क्षय होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि जो क्षय होता है ना, जो क्षय होता है, अपक्षय जिसको हम कहते हैं, अपक्षय के कारण जो है मृदा बनती है। ठीक है, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाती है। जो खनिज होते हैं और जो जैव पदार्थ होते हैं उनका जो मिश्रण है ना, वो सही जो उसका मिश्रण होगा वो मृदा को उपजाऊ बनाती है। हम देखते हैं ना कि थोड़ी सी वर्षा होती है, एकदम से जो है पौधे उगने शुरू हो जाते हैं जमीन से। कहीं कहीं हम देखते हैं बहुत तेजी से उगते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि वहां पे जो हम देखते हैं वहां खनिज और जो जैव पदार्थों का जो मिश्रण होता है, तो ऐसी जगहों पे वो सिर्फ पानी का इंतजार करते हैं। ठीक है, जो भी घास फूस या जो भी चीजें उगती हैं वो सिर्फ पानी का इंतजार करती है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी थी। तो जैसे उनको पानी मिलता है वो तेजी से जो है उगना यानी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिसको हम खोद के, तोड़ के, हटा देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, उसको बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, और कितनी सारी चीजें जो होती हैं वो दबती जाती हैं, और इसके कारण जो है वो मृदा तैयार होती है ना। मृदा जो निर्माण है उसका क्या कारण है? मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और मृदा जो जलवायु के जो कारक है वो है। ठीक है, मृदा निर्माण के कारण जो आप कह सकते हो कि जो मृदा निर्माण का जो अन्य कारक है वो स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। यानी समय इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है समय का। ठीक है, समय भी इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पर हमें भिन्न भिन्न जो इसका स्वरूप है वो देखने को मिलता है। हमें कहीं पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं पठार देखने को मिलते हैं, कहीं घाटियां देखने को मिलते हैं, कहीं मैदान देखने को मिलते हैं। मैदानों का तो मुख्यतः कारण जो है आपको पता ही है कि जो वर्षा का जल और उसके कारण जो नदी में आई जो बाढ़ होती है उसके कारण जो धीरे धीरे निक्षेपित कर देती है मिट्टी को, तो इसके कारण जो मिट्टी चारों तरफ फैल जाती है ना, और वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले चैप्टर्स में भी कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, कि किस तरीके से जो नदियां होती है, नदियां अपना बहाव लेकर आती है और मिट्टी को पीछे छोड़ती चली जाती है ना। रेतीली जगहों पर रेतीली जो मिट्टी होती है वो छोड़ती है, तो इसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो छोड़ती है अपने साथ लेकर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है हमने भूमि की बात की, उसके बाद हमने भूमि के उपयोग की बात की, फिर उसके बाद हमने जनसंख्या का जो क्या कारण है, जनसंख्या बढ़ने की क्या कारण है, घटने की क्या कारण है, उसके हमने बारे में बात की। कहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ती है, हमने स्वामित्व के आधार पर भूमि की बात की।
ठीक है, भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करना है बात की, और हमने मृदा को समझा, अपक्षय को समझा, ठीक है, मृदा निर्माण के कारकों को समझा। ठीक है, अभी जो है इस जो चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो आगे जो आने वाला जो पार्ट होगा ये पार्ट फर्स्ट होगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट में लोग मृदा के निम्नीकरण और उसके संरक्षण के जो उपाय हैं उसके बारे में हम लोग अगले जो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि सारा एकदम से बताएंगे ना तो चीजें हौज पौज हो जाएंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देख के आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। फिर हम हाजिर होते हैं एक नए इसमें जो है एक अगला जो पार्ट होगा उसको लेकर हाजिर होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, हम फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।